पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही थर्ड पार्ट ग्रुप 15 के बारे में या ग्रुप 5 ए एलिमेंट्स के बारे में। इससे पहले हम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 या ग्रुप 5 ए भी इसको कहते हैं। ग्रुप 15 के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब इस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के नेम की ही बेस पे इसे नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ जो हैं वो मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटालाइट्स हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये प्योरली नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये मेटालाइट्स हैं। मेटालाइट्स का मतलब है कि इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मेटल लाइक होंगी कुछ, और कुछ जो होंगे वो नॉन मेटेलिक होंगी। यानी अगर कहीं पे इन आर्सेनिक को मेटल के साथ रिलेट किया है तो भी ठीक है, अगर कहीं पे नॉन मेटल के साथ किया है तो भी ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरह के बिहेवियर शो करते हैं सेम एंटीमनी। एंड बिस्मथ जो है वो मेटल है। एटॉमिक साइज उसका लार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का रिमूवल उसमें से आसान होता है, जिसकी वजह से वो मेटेलिक बिहेवियर शो करता है। अकरेंस की बात करें तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें फर्स्ट है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी अबंडेंट होता है। ऑलमोस्ट जो हमारे एटमॉस्फेयर का 78% वॉल्यूम होता है वो नाइट्रोजन ने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है गैसेस के लिहाज से। और नाइट्रोजन इसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह के अंदर भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, डिफरेंट ऑर्ड्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। मेनली जो एपेटाइट फैमिली है उसमें लाइक सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्ट पीटर भी इसको बोलते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्ट पीटर भी इसको कहते हैं, तो इनके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन्स वगैरह के लिहाज से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इस ग्रुप को ग्रुप 5 कहने का मतलब ही ये है कि इनके जो वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे नाइट्रोजन की ही बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले में होते हैं वो 5। वो 5 किस तरह से डिवाइड होते हैं? वो 5 इस तरह से डिवाइड होते हैं कि NS2 S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात हमने पहले भी एक जगह पे की थी कि जो ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होते हैं और जो हाफ फिल्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पे अगर हम S को देखें तो S अपने लिहाज से फुली फिल्ड है कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने थे, दोनों हैं, और P के अंदर होते हैं 6। अब यहाँ पे 3 है तो ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये बात बताने का मकसद ये है कि आगे जब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल तो वहाँ पे ये फैक्टर जो है वो कंसीडर होगा कि इनसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वजह होती है इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बाकी इनको पी ब्लॉक एलिमेंट में रखने का मतलब ये है कि इनके भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी सबशेल में होते हैं, तो वो भी यहाँ से हमें कंफर्म हो रहे हैं कि इनके भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी सबशेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, हीलियम तक तो वही हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। बाकी रह गए 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 2s2 और 2p3, यानी p के अंदर यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं वो 3 होंगे। चूँकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे p में ही आ रहे हैं इसलिए इनको p ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये शो करते हैं वो सम टाइम -3 की होती है, +3 की होती है एंड +5 की होती है। -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। अब मेनली जो है नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो होते हैं वही इलेक्ट्रॉन गेनर्स होते हैं, और नॉन मेटल जो है इस ग्रुप में से नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं, तो वो आपको -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलेंगे। +3 का मतलब है कि जब इनका बॉन्ड होगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ और अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट के साथ, तो उस केस में जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। और +3 ये तब शो करेंगे जब ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ P वालों को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करें, S को वो इन्वॉल्व ना करें। और S को वो इन्वॉल्व किस सूरत में नहीं करते? जहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, कि जहाँ पे D एंड F ऑर्बिटल आ जाते हैं। D एंड F की जो शील्डिंग होती है, जो स्क्रीनिंग होती है वो पुअर होती है, जिस वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन S पे ज़रा ज़्यादा रहती है। इस वजह से S के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते,
तो वहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, और जहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा वहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की फॉर्म में आपको मिलेंगे। +5 ये कब शो करेंगे, जब ये अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करें, तो उस केस में ये हमें +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं। हमें कंपाउंड देखने को मिलता है फास्फोरस का PCl3 एंड PCl5, तो हमें ये ट्राईवेलेंट फॉर्म में भी मिला, पेंटावेलेंट फॉर्म में भी मिला। तो जो स्टेबिलिटी होती है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। वो डिक्रीज इसीलिए होती है कि डाउन द ग्रुप जब आप मूव कर रहे होते हैं तो D एंड F ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जहाँ पे D एंड F ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएंगे वहाँ पे S जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने लगेगा, जिस वजह से +5 वाले जो चांसेस हैं वो कम होने लग जाएंगे, वो +3 की तरफ उनकी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये जो डिक्रीज होता है +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड, वो इसीलिए होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। एटॉमिक साइज़ की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाते हुए चूँकि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन एटॉमिक रेडियस जो इंक्रीज़ होता है उसमें भी फिर थोड़ा सा रोल इसी D एंड F ऑर्बिटल का आ जाता है कि जहाँ जहाँ D एंड F ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा वहाँ पे एटॉमिक साइज़ होगा तो सही इंक्रीज, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आएगा उसमें। तो एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन का है 70 पिकोमीटर, फास्फोरस का है 110। देखिए एक अच्छा खासा डिफरेंस है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उससे जब आप मूव करते हैं फास्फोरस की तरफ तो नाइट्रोजन के अंदर तो आपके पास एटॉमिक साइज़ उसका कम होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर कम है। साइज़ डिक्रीज होने की वजह से या न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो ज़रा ज़्यादा हो जाती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है नाइट्रोजन की। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे होते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस का ये जनरल ट्रेंड है कि उसने इंक्रीज ही होना है। लेकिन ये इंक्रीज अगर आप देखें तो 110 से 121, 141, 148 ये बहुत ज़्यादा मतलब एकदम इंक्रीज नहीं हो रहा, और उसकी रीज़न वही है कि D एंड F ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, उनकी पुअर स्क्रीनिंग की वजह से साइज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो इससे पहले हम ग्रुप 13 के एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस देख चुके हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट का देख चुके हैं, अब ये ग्रुप 15 है। तो ग्रुप अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करें पीरियड्स की तरफ मूव करते हुए तो बोरॉन का 85 था, कार्बन का उससे कम हुआ 77 हो गया, अब नाइट्रोजन का उससे भी कम हो गया 70 पिकोमीटर। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप पीरियड्स में मूव कर रहे होते हैं एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। सेम आप सेकेंड एलिमेंट से भी कंपेयर कर सकते हैं, 143 से 118 हुआ, 118 से 110 हो गया। तो पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन इंथॉल्पी की बात करें, आयोनाइजेशन इंथॉल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। अब इनकी वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना कोई इजी काम नहीं है कि पहले आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दें, फिर सेकंड दें, फिर थर्ड दें, फिर फोर्थ दें, फिर फिफ्थ दें, तो वो सम अगर उनको करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इसलिए ज़्यादातर जो इनके कंपाउंड्स हैं वो आपको कोवेलेंट नेचर के मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर का मतलब हमेशा नहीं होता। आगे हम इनके कुछ कंपाउंड्स देखेंगे भी जो आयोनिक नेचर भी रखते हैं, तो वहाँ पे आयोनिक की भी अपनी रीज़न होगी। जैसे हमने कहा कि नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। अब जहाँ पे मेटेलिक करेक्टर मैक्सिमम होगा तो मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकेगा। जब देने वाला भी होगा और साथ कोई एक्सेप्टर भी प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस भी हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जो इनके कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। बाकी जनरली अगर हम देखें तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकंड उससे ज़्यादा होती है, थर्ड उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हो तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स में न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, जो ग्रिफ्ट है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब 2 रिमूव हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियर ग्रिप जो है वो फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए फिर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी मज़ीद ज़्यादा देना पड़ती है। इसके अलावा अगर आप इनकी आयोनाइजेशन इंथॉल्पी को कंपेयर करते हैं ग्रुप 14 के साथ जो इनसे पहले वाला ग्रुप है, या ग्रुप 16 के साथ जो इनके बाद वाला ग्रुप है,
उनकी निस्बत भी इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होती है। वो इसलिए ज़्यादा होती है कि ऊपर हमने बात की कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। वो इस तरह से कि इनका जो s ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड होता है और जो p है वो हाफ फिल्ड होता है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा देना पड़ती है। ये आगे जनरल कंपैरिजन है इनका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक 33, एंड आपके पास एंटीमनी का होता है 51 और बिस्मिथ का होता है 83। इस तरह से इनके एटॉमिक मैसेज, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो हम देख चुके हैं। इन आयोनाइजेशन इंथैल्पीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनका कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस वगैरह के जो चांसेस है तो उनको एक टेबुलर फॉर्म में कंपेयर किया गया यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी जनरल ट्रेंड यही होता है कि डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होती है, कम होती है। नाइट्रोजन इस ग्रुप का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और नाइट्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी भी रखता है। जैसे अमोनिया वगैरह के अंदर फिर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो इसीलिए हो जाती है कि वहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट यानी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, कम होती है। कम होने की रीज़न वही होती है कि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें या इनकी स्टेट एट रूम टेम्परेचर की बात करें तो एट रूम टेम्परेचर नाइट्रोजन जो आपको मिलता है वो डाई एटॉमिक गैस की फॉर्म में मिलता है, जबकि फास्फोरस अपनी डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स में मिलता है, जिनमें रेड फास्फोरस होता है, वाइट फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस होता है। तो इनकी स्टेट पे डिपेंड करती है, इनकी फिजिकल स्टेट की किस एलोट्रोपिक फॉर्म में आप देख रहे हैं उसको। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ वगैरह जो हैं ये सॉलिड मेटल्स होती हैं, लेकिन प्योर मेटल्स नहीं होती, इनके अंदर मेटालॉइड्स वाला कैरेक्टर भी होता है। कलर एंड अपीयरेंस की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो कलरलेस गैस है, जबकि जो फास्फोरस है वो उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म पे डिपेंड करता है उसका कलर। जैसे वाइट फास्फोरस है तो उसका कलर वाइट होगा, रेड फास्फोरस है तो उसका कलर रेड होगा। आर्सेनिक जो है वो ग्रे मेटेलिक लुक रखती है, जबकि एंटीमनी जो है वो शाइनी सिल्वरी सी मेटोलाइट है। बिस्मथ जो है वो लस्ट्रस सिल्वरी मेटल है विद पिंकिश टिंट्स आपको इसमें नज़र आता है। डेंसिटी की बात करें तो यूजुअली जो डेंसिटी होती है एलिमेंट्स की वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही हो रही होती है, क्योंकि मैस इंक्रीज हो रहा होता है। तो नाइट्रोजन का मैस इस ग्रुप में चूँकि सबसे कम है तो उस लिहाज से उसकी डेंसिटी भी कम होती है। बाकी जो फास्फोरस है उसकी डेंसिटी डिपेंड करती है उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स पे, क्योंकि उन एलोट्रोपिक फॉर्म में कुछ जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में मॉलिक्यूल है और कुछ जो है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में है, तो उसके लिहाज से फिर उनकी डेंसिटी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये शो करते हैं वो -3, +3 और +5 की होती है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो गेन करने की एबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है। -3 आप उस फॉर्म में होगी कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करें, और गेनिंग टेंडेंसी जो है वो डाउन द ग्रुप कम हो रही होती है क्योंकि मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी जो होती है वो नॉन मेटल्स में होती है। तो चूंकि नीचे की तरफ जाते हुए मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए फिर ये -3 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके चांसेस कम हो रहे होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी डिक्रीज हो रही होती है डाउन द ग्रुप। वो इसलिए डिक्रीज हो रही होती है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं D एंड F ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिससे इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होने लग जाता है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो चांसेस हैं उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, जबकि +3 की इंक्रीज होती है। वो इसीलिए इंक्रीज होती है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जब S वाले और इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होना, तो फिर चांसेस 3 के बचते हैं जो P के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस भी शो करता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी कहा जाता है, जिनमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है, रिड्यूस भी हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो नाइट्रस एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनेगी, एक ऑक्सीजन की होती है -2, तो 2 की हो जाएगी -4, तो और हाइड्रोजन की होगी +1, तो इस लिहाज से यहाँ पे नाइट्रोजन की बचेगी +3।
यहाँ पे अगर HNO3 में नाइट्रिक एसिड में बात करें तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी +5, +3 से +5 में जाना। क्या शो कर रहा है, पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स कम थे। अगर हम जनरल आयोनिक कंसीडर करते हुए देखें तो +3 का मतलब था कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, और +5 का मतलब है 5 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ऑक्सीजन की होती है -2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की होगी +2। तो यहाँ पे +3 से +2 में जाना ये शो कर रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सेम रिएक्शन के अंदर आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन भी नज़र आ रही है और इसकी रिडक्शन भी नज़र आ रही है। तो इन्हें बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इनेमोलिस बिहेवियर्स की बात करें नाइट्रोजन की, तो जैसे हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में। रीज़न होती है उसका स्मॉल साइज, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन जो है ये अनरिएक्टिव भी है। देखिए कितने हाई कंसनट्रेशन में ये हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, लेकिन इनर्ट है। इनर्टनेस की रीज़न इसकी ये होती है कि नाइट्रोजन जो है इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी होती है, उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है और 2 जो होते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। पाई बॉन्ड बनते हैं साइड बाय साइड ओवरलैप से, जिसमें एक का p ऑर्बिटल मतलब एक नाइट्रोजन एटम का p ऑर्बिटल दूसरे के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके जो बॉन्ड बनाता है वो पाई बॉन्ड होता है। अब नाइट्रोजन का चूंकि साइज स्मॉल है इसलिए इसमें जो ओवरलैप है ना वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर हो जाती है। जबकि जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें उनका साइज बड़ा होने की वजह से वो इतना इफेक्टिव ओवरलैप नहीं कर पाते। सेकेंडली ये होता है कि नाइट्रोजन के अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता, इसलिए डी के लिहाज से पाई बॉन्ड बनने के चांसेस यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनता है वो पी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट से बन रहा होता है। नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करते हैं वो 4 की करते हैं। 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स कहीं पे आपको इसके देखने को नहीं मिलेंगे। ये पेंटावेलेंट बिल्कुल नहीं होता, जबकि बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं लाइक फास्फोरस वगैरह वो पेंटावेलेंसी शो करते हैं। लाइक आपके पास कंपाउंड है जिसमें फास्फोरस का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और बाकी 3 बॉन्ड है इसके अल्काइल ग्रुप के साथ। नाइट्रोजन इस तरह का कंपाउंड नहीं बनाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास है कि फास्फोरस का डबल कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन के साथ और बाकी 3 बॉन्ड अल्काइल ग्रुप के साथ, यानी पेंटावेलेंट यहाँ पे भी है फास्फोरस, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो इस तरह के बॉन्ड्स नहीं बनाता। नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड आपको NCl5 नहीं मिलेगा, जबकि फास्फोरस के इस तरह के कंपाउंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं लाइक PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो हाइड्राइड फॉर्मेशन इस ग्रुप के एलिमेंट्स करते हैं। वो हाइड्राइड फॉर्मेशन आमतौर पे EH3 की फॉर्म में होती है। E का मतलब इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट और उसके साथ होंगे 3 हाइड्रोजन अटैच। यूजुअल केसेस में ऐसा होता है। जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है। जैसे अभी हमने इससे पहले बात की कि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है, इसमें ओवरलैप जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है इसका हाइड्रोजन के साथ, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसको डिसोसिएट करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं इफेक्टिव ओवरलैप जो है वो कम होता जाता है साइज इंक्रीज होने की वजह से, जिससे फिर उस बॉन्ड को डिसोसिएट करवाना आसान हो जाता है। तो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम हो जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मिथ हाइड्राइड, और इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होने की रीज़न सेम वही है कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम हो रही है। ऑब्वियसली जब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होगी तो इसका मतलब होगा कि उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है तो मतलब है कि वो लेस स्टेबल है। तो यही रीज़न होती है कि हाइड्राइड की स्टेबिलिटी इस ग्रुप के हाइड्राइड की डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। लेकिन रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ रहा होता है। रिड्यूसिंग करेक्टर होता है कि दूसरों को रिड्यूस करने की खुद ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी। तो अमोनिया के अलावा अगर आप बाकी इस ग्रुप के एलिमेंट्स देखें तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो तकरीबन हाइड्रोजन से कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है।
और जब हाइड्रोजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देता है, ये बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो इस तरह से इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। जो हाइड्राइड्स हैं आमतौर पे ये सारे लेविस बेसिस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। लेविस बेस क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है। तो अमोनिया तो मशहूर ज़माना लेविस बेस है जो कि अपना लोन पेयर डोनेट कर देती है जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, मेनली उस सूरत में भी। इसके अलावा जो बाकी हाइड्राइड्स हैं इस ग्रुप के वो भी ये बेसिक कैरेक्टर रखते हैं, लेकिन ये डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज हो रही होती है उनकी एबिलिटी, क्योंकि साइज इंक्रीज होने की वजह से फिर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सेंट्रल मेटल एटम से ज़रा डिस्पर्स हो जाती है। जो बॉन्ड एंगल है वो भी डिक्रीज हो रहा होता है डाउन द ग्रुप। वो भी इसीलिए हो रहा होता है कि नाइट्रोजन एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से अमोनिया के अंदर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जिस वजह से यहाँ पे ग्रेटर रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन नीचे की तरफ जाते हुए एटॉमिक साइज चूंकि इंक्रीज हो रहा होता है, इसलिए फिर बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि रिपल्जन के चांसेस कम होने लग जाते हैं। अमोनिया जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है। यूजुअल केसेस में हम कहते हैं कि नीचे की तरफ जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज भी हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस से कुछ इस तरह से कि अमोनिया इस ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसमें जो फोर्सेज हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिस वजह से उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थोड़े बढ़ जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो ऑक्साइड फॉर्मेशन भी इस ग्रुप के एलिमेंट्स करते हैं। आमतौर पे जो जनरल फार्मूला होता है वो E2O3 या E2O5 होता है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है वहाँ पे उतना ही ज़्यादा एसिडिक करेक्टर भी होता है। यानी अगर आपके पास नाइट्रोजन ही फ़र्ज़ करें, देख लें इस ग्रुप का जो कि फर्स्ट एलिमेंट भी है, उसके आपको 2 एसिड से दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इनमें से एसिडिक करेक्टर किसका हाई है, तो आपने उसमें जो मेन आपका एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके देखनी है। जहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब वो ज़्यादा एसिडिक क्यों होगा? जैसे HNO3 आपके पास है नाइट्रिक एसिड और HNO2 है आपके पास नाइट्रस एसिड। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। वो इसलिए होता है कि अगर आप दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड करके देखें तो HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी +3 और HNO3 में बनेगी +5। जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। अब क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि जैसे HNO3 में हम कह रहे हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम अटैच है। ऑक्सीजन एटम है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट यहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, जिससे प्रोटॉन का रिमूवल जो है वो आसान हो जाएगा। और कोई भी मॉलिक्यूल कितना आसानी से अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, यही उसका एसिडिक करेक्टर जो है वो डिफाइन करता है। तो एसिडिक करेक्टर जो है डाउन द ग्रुप ये ट्रेंड डिक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिकली नॉन मेटल्स के होते हैं। तो नीचे की तरफ जाते हुए मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा होता है, इसलिए फिर एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि जो मेटल्स हैं उनकी ऑक्साइड की नेचर बेसिक होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो है वो डाइमराइज हो जाता है, और डाइमराइज होके वो N2O4 में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए कि NO2 जो है वो डाइमराइज होता है। NO2 के पास अगर ऐसा हम सिंगल मॉलिक्यूल देखें तो इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डाइमराइजेशन के बाद वो कन्वर्ट जब होता है N2O4 में तो फिर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं उसके पास, और वो ज़रा उसको ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं। हेलोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो हेलोजन के साथ ये मिलके बनाते हैं हेलाइड्स, जैसे PCl3 फास्फोरस ट्राईहेलाइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाहेलाइड। तो हेलाइड फॉर्मेशन भी इस ग्रुप के एलिमेंट्स करते हैं। जनरल फार्मूला EX3 और EX5 होता है। नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता। ऊपर ये बात हम कर चुके हैं कि नाइट्रोजन मैक्सिमम जो कोवैलेंसी शो करता है वो 4 तक की कर सकते हैं। 5 बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बनाता क्योंकि इसमें D ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता बॉन्डिंग के लिए। पेंटाहेलाइड्स जो हैं
वो आम तौर पे ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं देन ट्राई हेलाइड। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पेंटा हेलाइड का मतलब है कि जैसे PCl5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है +5 और PCl3 में बन रही है +3। देखिए +5 का मतलब अब अगर हम आयोनिक की टर्म में इसको लेके जाएं तो ये है कि हम 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तभी +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टू मच डिफ़िकल्ट है। तो जब आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो वहाँ पे पेंटा हेलाइड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ट्राई हेलाइड। ट्राई हेलाइड में चूंकि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की है, जिसका मतलब है अगर आयोनिक भी कंसीडर करें तो 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, और 3 को रिमूव करना 5 के मुकाबले में ज़्यादा आसान होता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा होते दोनों ही कोवेलेंट नेचर के, लेकिन जो आपके पास पेंटा हेलाइड्स हैं उनके अंदर जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज़रा ज़्यादा होता है। एक तो आप इस तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरी रीज़न आप ये बता सकते हैं कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है कैटाइन की, और जब पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो उतना ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। ऑल द ट्राई हेलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। आमतौर पे जो ट्राई हेलाइड्स हैं वो स्टेबल होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के ट्राई हेलाइड इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते कि नाइट्रोजन जो है वो खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व हाई रखने वाला एलिमेंट है। जब इसके साथ दूसरा भी ऐसा ही एलिमेंट आ गया तो उनके अंदर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो डम्बलिंग में रहेंगे, इस वजह से फिर इसके जो हेलाइड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। हाँ, NF3 जो है उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़रा ज़्यादा हाई होती है, तो उसका ये इसके साथ कंपाउंड जो है वो ज़रा स्टेबल हो जाता है नाइट्रोजन के साथ। ट्राई हेलाइड जो है ज़्यादातर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर के मिलते हैं, जबकि जो बिस्मिथ फ्लोराइड है ये इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर होता है। अब इसमें आयोनिक क्यों होता है, क्योंकि बिस्मिथ जो है उसका एटॉमिक साइज लार्ज होता है, उसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होती है, जबकि उसके मुकाबले में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है। इस वजह से यहाँ पे आप देखें मेटल भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है बिस्मिथ, जिस वजह से BiF3 जो है इसके अंदर जो प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो आयोनिक होता है। तो बिस्मिथ जो है वो एक मेटेलिक एलिमेंट है, जबकि बाकी जो हैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर हेलाइड्स रखते हैं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आमतौर पे जो ऑक्सी एसिड्स देखने को मिलते हैं वो HNO3 नाइट्रिक एसिड और HNO2 नाइट्रस एसिड होते हैं। इसके अलावा HNO भी होता है, नाइट्रोक्सिल भी उसको बोलते हैं, लेकिन वो बहुत लेस कॉमन है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो कुछ रिएक्शंस में वो इंटरमीडिएट के तौर पे बनता है, लेकिन यूजुअली वो स्टेबल नहीं होता। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड जो है वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड वाइडली यूज्ड ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड का मतलब भी क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो एसिड्स होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड होता है, इसका केमिकल फार्मूला HNO3 होता है, हाईली कोरोसिव होता है, रिएक्टिव होता है और आमतौर पे इसको फर्टिलाइजर्स बनाने में, एक्सप्लोसिव मटेरियल, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड जो है वो हम डिफरेंट प्रोसेस से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो ऑस्टवेल्ड प्रोसेस होता है या बिर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस होता है। अब ऑस्टवेल्ड प्रोसेस में जो आप स्टार्टिंग एलिमेंट लेते हैं वो अमोनिया, स्टार्टिंग आप लेते हैं अमोनिया से। अमोनिया को पहले आप कन्वर्ट करवाते हैं NO के अंदर, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर, फिर उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा के उसको प्रोसीड करवाते हैं। तो यहाँ पे जो आपने याद रखनी है कि जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है ऑस्टवेल्ड प्रोसेस में वो अमोनिया होता है। इसकी हाइड्रोलिसिस से पहले हम बनाते हैं NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। बाकी उसके जो जब NO आपके पास बन जाएगा ना, अगला सारा काम जो होगा वो बिर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस वाला होगा। और बिर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें हम क्या करते हैं। दूसरा होता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इसके मुकाबले में वीक एसिड होता है, अनस्टेबल होता है, आमतौर पे वो डिसोसिएट होकर अपने ही जो दूसरा टाटोमर है उसका, यानी जब ये HNO2 आयोनाइज होगा तो आपके पास प्रोटॉन अलग हो जाएगा, NO2 नेगेटिव अलग हो जाएगा और ये रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस एसिड जो है वो आमतौर पे आप यूज़ करते हैं डाई एजोटाइजेशन की जो रिएक्शंस होते हैं। डाई एजोटाइजेशन में मेनली आप करते ये हैं कि जो आपके पास प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस होती हैं उनके डाईएजोनियम सॉल्ट में चेंज किया जाता है, और ये जो डाईएजोनियम सॉल्ट्स वगैरह होते हैं ये आमतौर पे एजोडाइज वगैरह बनाने में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एसिड नहीं है डायरेक्टली, लेकिन
जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, NO2 को जब आप पानी में मिलाते हैं तो उसके रिजल्ट में ये एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि नाइट्रिक एसिड होता है। While not a traditional oxy acid, nitrogen dioxide can react with water to form nitric acid. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वैसे जो है वो रेडिश ब्राउन गैस होती है, इसकी जो ऑर्डर होती है, जो स्मेल होती है वो काफ़ी पंजेंट सी होती है और ये बड़ा एक प्रोमिनेंट सा एयर पोल्यूटेंट भी होता है, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। बिल्टलैंड एंड आइड प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड बनाने का ये तरीका होता है। इसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क में उनका रिएक्शन होता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है और एज अ रिज़ल्ट NO नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया जाता है, फिर इसी नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो आपके पास NO होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसको कहते हैं, इसकी आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करवाते हैं, फिर उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपके पास नाइट्रिक एसिड बनता है। नाइट्रिक एसिड के साथ सम टाइम यहाँ पे नाइट्रस एसिड बन जाता है और सम टाइम NO अलग हो जाता है। अब अगर तो NO अलग हुआ है तो भी आपने यही वाला प्रोसेस फिर से रिपीट करना होता है कि NO की दोबारा से ऑक्सीडेशन करवा के NO2 बनाएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस करवा के नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। अगर नाइट्रस एसिड होगा यहाँ पे तो उसकी भी आप ऑक्सीडेशन करवा के उसको नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आपने NO2 की हाइड्रोलिसिस करवा दी, आपको नाइट्रिक एसिड मिल गया, उसके बाद इस नाइट्रिक एसिड को आमतौर पे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर इससे बड़ा मेजर यूज़ होता है, वहाँ पे इसका रिएक्शन करवाते हो आप कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के साथ, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट बन जाते हैं जो कि हम फर्टिलाइज़र्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में ही मेनली हम इसको यूज़ कर रहे हैं इस टाइम। The resulting calcium nitrate solution is concentrated and crystallized to obtain solid calcium nitrate fertilizer. फिर वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए आगे उसको यूज़ किया जाता है जो कि प्लांट्स को नाइट्रोजन और कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड करती है। उसके बाद है एलोट्रॉप्स और फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के काफ़ी सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, वाइट और रेड के अलावा भी ब्लैक फॉस्फोरस भी होते हैं, वायलेट फॉस्फोरस भी होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा वाइट नहीं होते। जो मेजरली डिस्कस की जाती हैं इसके टाइप्स वो हैं वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस। ये हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। तो जो वाइट फॉस्फोरस होता है ये ज़रा लेस स्टेबल होता है, जो चीज़ लेस स्टेबल होती है वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसमें एंगल स्ट्रेन होता है जो इसको ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा होता है, और ये आमतौर पे जो इसमें एंगल आपको देखने को मिलते हैं वो 60 का होता है। ये अगर आप इसको डार्क में रखते हैं तो ये ग्लो करेगा, काफ़ी पॉइजनस होता है, ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब यही वाइट फॉस्फोरस के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं रेड फॉस्फोरस में, जो कि ज़रा ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। जब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अगर आप इसको डार्क में रखते भी हैं तो ये ग्लो नहीं करता, ये इतना ज़्यादा पॉइजनस भी नहीं होता और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सी एसिड का मतलब सेम वही कि ऑक्सीजन कंटेनिंग जो एसिड्स होते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो आपने गौर से देखने हैं कि ये आपके पास है H3PO4। अब जहाँ जहाँ पे आपको नज़र आएगा पीएच बॉन्ड, पीएच बॉन्ड इनके रिड्यूसिंग करेक्टर को जस्टिफाई करेगा। जहाँ जहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा OH बॉन्ड, ये OH बॉन्ड जो है ये आपको शो करता है कि इस एसिड के पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं या कितने रिप्लेसेबल प्रोटॉन्स हैं। जितने रिप्लेसेबल प्रोटॉन्स होंगे वो उतने ही टाइम वो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। यानी अगर किसी के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, जैसे इसके पास एक ही हाइड्रोक्सिल आपको नज़र आ रहा है, OH नज़र आ रहा है, तो ये एक ही रिप्लेसेबल प्रोटॉन है, तो ये आप बेस के साथ वन टाइम रिएक्ट कर सकते हो, तो इसे बोलें कि मोनोबेसिक एसिड। इसके पास जैसे दो OH ग्रुप हैं तो दो रिप्लेसेबल प्रोटॉन है, तो ये होगा डाई बेसिक एसिड। तो जो OH ग्रुप हैं ये डिसाइड करते हैं इनके एसिडिक करेक्टर को। और जो पीएच बॉन्ड है, जैसे इसमें आपको दो पीएच बॉन्ड नज़र आ रहे हैं और इसके अंदर आपको एक फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो जो पीएच बॉन्ड होगा ये इनके रिड्यूसिंग करेक्टर के बारे में आपको बताएगा। जितने ज़्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उनका रिड्यूसिंग करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। और रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब है दूसरों को रिड्यूस करने की खुद ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी। तो ये डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स के फॉर्म है जिनमें है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड,
उसके बाद है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसी तरह से आपके पास साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड है और पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स हैं फास्फोरस के। तो रोल ऑफ पीएच बॉन्ड, जैसे अभी हमने ऊपर भी बात की कि ये डिसाइड करता है इनके रिड्यूसिंग करेक्टर को। H3PO2 जो है उसके वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि उसमें 2 पीएच बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। ये है H3PO2, इसमें आपको नज़र आ रहे हैं 2 फास्फोरस हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हैं H3PO2 के अंदर। तो ये होता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि जो बेसिसिटी या उनका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का जो फैक्टर है जो उनके एसिडिक करेक्टर को डिटरमाइन करता है वो डिपेंड करता है उनके फास्फोरस हाइड्रोक्सिल बॉन्ड्स पे। तो H3PO2 इज़ अ मोनोबेसिक। H3PO2 जैसे अभी आपने देखा है कि उसके अंदर आपके पास होता ये एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल एक है, इस वजह से एक रिप्लेसेबल प्रोटॉन है, तो ये मोनोबेसिक एसिड होगा। तो बाकी जो है वो यही वाली बात है कि जो फास्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा वो इनके रिड्यूसिंग करेक्टर को डिसाइड करेगा। जो फास्फोरस हाइड्रोक्सिल का बॉन्ड होगा वो इनके बेसिक करेक्टर या बेस के साथ रिएक्ट करने के करेक्टर को कह लें या उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के करेक्टर को कह लें कि वो डिसाइड करेगा। ऑक्सी एसिड्स इन +3 ऑक्सी, और ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब हम ऊपर देख चुके हैं कि एक ही एलिमेंट जो है वो आपके पास ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा, रिड्यूस भी हो रहा होगा। तो ये एग्जांपल आपके सामने है। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो नाइट्रोजन जो है ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के अंदर। नाइट्रोजन इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइज़र प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो काफ़ी बेटर हो जाती है, यील्ड को बढ़ाता है। जो फर्टिलाइजर्स होती हैं आमतौर पे वो भी नाइट्रोजनस जो है वो प्लांट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फूड इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन इज़ वाइडली यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, ज़्यादातर पैकेजिंग वगैरह के उसके लिए या फूड को प्रिजर्व करने के लिए। नाइट्रोजन गैस इनर्ट होती है जो कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में हेल्प करती है जो कि बैक्टीरिया और फंगल की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है, जिससे फूड की जो शेल्फ लाइफ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे भी ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए मेनली जहाँ पे आप स्टोरेज वगैरह कर सकें। तो नाइट्रोजन जो है वो क्रायो प्रिजर्वेशन पर्पसेस के लिए भी यूज़ की जाती है। ये क्रायो प्रिजर्वेशन जो होती है उसमें किसी भी चीज़ को लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया जाता है और आमतौर पे इस मकसद के लिए लिक्विड अमोनिया भी यूज़ होता है। बहुत सारी केमिकल सिंथेसिस के अंदर आप नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे होते हैं। केमिकल सिंथेसिस में जैसे हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया हम बनाते हैं, फिर उस अमोनिया को फर्दर हम यूरिया वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए, एजोडाइस बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं। जैसे वाइट फास्फोरस है तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, वैक्सी सॉलिड होता है। जब आप इसको इग्निशन करवाते हैं तो ये साइमल्टेनियसली इग्नाइट होते हैं, इसलिए ज़्यादातर इसको इसी तरह के डिवाइसेस में, मैचेस वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। रेड फास्फोरस जो है ज़रा ज़्यादा स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है वाइट फास्फोरस की निस्बत। ये सेफ्टी मैचेस वगैरह के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, फ्लेम रिटार्डेंट्स वगैरह के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो बाकी जो फॉर्म्स हैं उनके भी फिर यूजेस उनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म के लिहाज से होते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं इनके हमारे इन्वायरमेंट पे। लाइक नाइट्रोजन जो है वो पॉल्यूशन भी कॉज करता है। अगर एक्सेसिवली आप यूज़ करते हैं नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री उसके अंदर, तो ये इससे ये होता है कि जो फिर ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर बॉडीज़ में शामिल हो जाते हैं लीचिंग वगैरह के ज़रिए, जिससे होता यह है कि यूट्रॉफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, एल्गल ब्लूम बने लग जाते हैं, जिससे जो इक्वेटिक लाइफ होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं कंबसन प्रोसेस के अंदर अगर ये व्हीकल वगैरह से रिलीज़ होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे भी ये वाटर के साथ मिलकर एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं जो कि एसिडिक रेन कॉज करते हैं। तो इस लिहाज से भी ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। ग्रीन हाउस एमिशन की बात करें तो जैसे हमने कल बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस होती है, तो इसी तरह से जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी बाई प्रोडक्ट होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का ही, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वगैरह के दौरान ये रिलीज़ होता है, कंबसन प्रोसेस में ये रिलीज़ होता है। तो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ये भी हीट को ट्रैप करने का काम करती है, जिससे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है।
टॉक्सिसिटी एंड हेल्थ इफेक्ट्स, जो बाकी इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनमें आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए या वाइल्ड लाइफ के लिए। अगर वो हाई कंसनट्रेशन में एक बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फिशेस वगैरह के लिए भी वो हार्मफुल होते हैं। तो बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्नीफिकेशन में आपने यही पढ़ते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट जो है पर्टिकुलरली इसमें आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये अगर एक्यूमुलेट हो जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी हेल्थ पे। फूड चेन डिस्टर्ब होती है, और जब फूड चेन डिस्टर्ब होती है तो पूरा जो एक सर्कल होता है, जो भी उस चेन के अंदर कनेक्टेड चीज़ें होती हैं, पूरा इकोसिस्टम जो है फिर वो इस चीज़ से डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे जो आपका ये टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है।